तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी नीलम की ज़ुबानी में बने रहिए। और ये देखिए, आज मेरी टीम है। ये प्रीति हैं, ये गुड़िया जी हैं, सामने रहती हैं। ये मेरी बेटी है प्यारी सी। तो माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से होंगे, यही आशा है भगवान से। और आप लोगों की कुशलता से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और कल मेरी ये फ्रेंड थी जिनके यहाँ प्रोग्राम था, जो मैंने कल वीडियो में बताया था। तो इन्हीं के यहाँ प्रोग्राम में कल गए थे, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो में, हालांकि वहाँ की पूजा के बारे में मतलब दिखा नहीं पाई वीडियो बनाकर, क्योंकि लेट थोड़ा पहुँचे थे। तो ये समय से पहुँच गई थी, ये बहुत पहले पहुँच जाती हैं, है ना। हर जगह बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं दोस्तों। और जब मैं गई थी, चपाचप पूड़ियाँ ठूसने में लगी थी ये, ठीक है। और कल से जो पूड़ी खा कर आई है ना, तो मेरी गुड़िया बीमार भी हो गई है थोड़ा सा। तो आगे ब्लॉग में हम बताते हैं कि नीलम की कहानी नीलम ज़ुबानी। तो जो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। लाइक कमेंट आप अपने हिसाब से दीजिए, जो आपकी इच्छा करे। तो जैसे कल मैंने बताया था वीडियो में जंगल के बारे में, तो आज मेरी फ्रेंड भी सुनने के लिए तैयार हैं कि आज भाभी आप बता रही हो तो ज़रा हमें भी बताइए। तो जैसे एक लोगों ने प्रश्न भी किया है कि नीलम जी, आपने मेरे उत्तर का जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू भैया, आपको मेरा उत्तर पसंद आया। और हम देखिए, यानी कहते हैं कि सबके वीडियो का हम दे पाते हैं जवाब, नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अब जैसे एक लोग हैं दिव्यापुर औरैया के, उनने भी मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं कि निर्भय का इनकाउंटर कैसे हुआ। तो भाई मेरे, हम आपको बता देना चाहते हैं साफ साफ कि जब निर्भय का इनकाउंटर हुआ उस समय मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि निर्भय का इनकाउंटर शायद 2005 में हुआ है और मैंने 2004 में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मैं नहीं थी उस समय, इटावा जेल में थी जब उनका इनकाउंटर किया गया भैया। तो मतलब जानकारी जैसे आप लोगों को पता चली, वैसे मुझे भी पता चली थी कि निर्भय का इनकाउंटर कर दिया गया है। तो लेकिन ये सच है कि लोग अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि निर्भय का इनकाउंटर साजिश से के तौर पे हुआ था। निर्भय का इनकाउंटर, मैंने तो ये तक सुना था कि मुठभेड़ हुई थी, तो उनके साथी वालों ने गद्दारी करी थी निर्भय के साथ। उनको पहले ही जहर दे दिया गया था और जहर दे के उनको मार दिया गया था। मरे मराए पर मतलब पुलिस ने जाके गोलियां चलाई थी उनके ऊपर। मैंने सुना यही था। और फिलहाल सच्चाई क्या है वो तो ईश्वर जानता है। उसके बाद मैंने सुना था कि सीमा परिहार जी उनकी लाश का पोस्टमार्टम दोबारा कराने के लिए कह रही थी। तो प्रशासन, मतलब कुछ लोगों ने उनका ऑब्जेक्शन उठाया, उनकी रात मिट्टी जला दी गई थी जमुना के किनारे जाकर। क्योंकि ये बात सच है कि अगर निर्भय ये बात कहता भी था कि मैं कोई भेड़ का बच्चा नहीं जो मुझे घेर कर मार दे, और जब भी मैं मारा जाऊँगा ना तो साजिश के तौर ही पर मारा जाऊँगा। तो हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी भैया। प्लीज़ बेटा, आपको बैठना ना मम्मा के पास, अंकल लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ना। तो अब मैं जल्दी कोशिश करूँगी। अभी मुझे ज़्यादा इतनी जानकारी है नहीं कि वीडियो में मुझे लाइव कैसे आना चाहिए। भाई लाइव में सीखने की वीडियो में बहुत, क्योंकि ये टेक्निक इतनी मतलब ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ ना मुझे अभी बहुत सी चीज़ें मोबाइल के बारे में नहीं जानकारी है। और सच बता रहे हैं बेटा, रुको प्लीज़ बेटा। ये मेरे बेटा जो है ना, स्कूल तो जाना नहीं चाहती हैं, बस खाली शरारतें करती हैं। तो जैसे आप लोग मतलब देखते रहते हैं कि हमारी गुड़िया जी देखिए कितनी गौर से मेरी बातें सुन रही है क्योंकि इनको भी बहुत अच्छा लगता है ना मेरी बातें पूछने में, सुनने में। तो गुड़िया जी देखो कितने गौर से सुन रही हैं। तो आज मैं आगे और बढ़ाती हूँ वीडियो। तो जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे सुबह के 6 बज रहे थे, जब मैंने मतलब सोचा कि पूरा गैंग अभी आधा नींद में है, क्योंकि निर्भय तो उठते थे, बहुत लेट ही उठते थे निर्भय। तो मैं सोची कि ये वक्त अच्छा है, गांव भी पास लग रहा है, लोग निकल जाते हैं। तो मैं मतलब अपनी अड्डी से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर निकल गई थी। तो पता नहीं किसको मतलब ये शंका हो गई कि मतलब मैं कहीं छोड़ के कहीं भाग तो नहीं रही हूँ। तो जब पहरेदार मतलब आवाज़ देने लगा तो मैं उत्तर दी। मैंने कहा मैं मतलब जा रही हूँ क्या बोलते हैं, लैट्रिन करने के लिए। तो कहने लगा कि लैट्रिन करने इतनी दूर जाना है क्या? मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रही हैं और कहाँ जाने की सोच रही हैं। आपको लग रहा है कि बिहार से निकलना इतना आसान है। तो वो तुरंत वो मतलब चिल्लाने लगा मालिक को
कि दादा दादा मालकिन जा रही हैं गैंग छोड़कर, और वो काफ़ी दूर निकल गई। तो फिर निर्भय तुरंत उठने लगे। उठे तो फिर उसके बाद 2-3 लड़के मेरे पीछे, जैसे रेवाड़ी थे, वो थी, किशोर मम्मा थे, और उस समय श्याम भी थे मेरे साथ, मतलब श्याम भी थे निर्भय के पास ही। तो श्याम और 2-3 लोग तो मतलब मुझे जाके कह रहे, तो मैं कि अरे मैं भाग नहीं रही हूँ, लेकिन निर्भय को डाउट हो गया था कि मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं उन लोगों के साथ वापस लौट आई तो उस समय निर्भय ने मेरे बालों को पकड़ा और पकड़ के मतलब घसीटते हुए गैंग के अंदर लेके गए, और मुझे जो खेमा होता है उसी में धकेला दिए, और कहा कि आज से इनकी परीक्षा चालू, क्योंकि मैंने इसको जो छूट दी है, आज से इसको छूट नहीं मिलेगी, और जो इसने मेरी बात का उल्लंघन किया है, इसने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की, इसने भागने की कोशिश की है, तो आज इसको दंड के तौर पर इसको पहरा देने का सज़ा दी जाती है। तो उस समय मुझे और एक टाइम इसको खाना भी नहीं देना है। तो हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको भेज दिया गया, धूप है बहुत तेज धूप रहे, और धूप के समय मुझे पहरे पे बैठा दिया गया और बोले कि ऐसे ही बैठो, और अगर प्यास लगे तो पास में झरना बह रहा है, लोटा लो और झरना पे जाओ, पानी पी के आओ, लेकिन आपको कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उल्लंघन आपने किया है, और वो भी जब पानी लेने जाओगी तो आप सबसे बता के जाओगी, और आपके पीछे कुछ लोग जाएंगे जो आपको देखेंगे कि आप सच में पानी पीने जा रही, कि फिर भागने की, और दोबारा अगर भागने की कोशिश करी तो इस बार तो हमने, प्रीति जी बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, मन्नू नोट। तो उसके बाद जैसे मुझे जब जाने के लिए कहा दिया गया, तो जब मुझे जैसे प्यास लग रही, तो हम श्याम से कहे, श्याम मुझे प्यास लग रही, मुझे यहीं से पानी दे दीजिए। तो श्याम कहने लगा, अब दादा का उल्लंघन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती करी और हम भी गलती करेंगे तो दादा हमें भी आपके साथ साथ सज़ा देंगे। तो हम कहीं कोई बात नहीं। तो हम एक जो बीहड़ में इसको छागल बोलते हैं, एक छागल होती है पानी वाली, जिसको भर के मतलब लोग टांग देते, जिससे ठंडा पानी रहता है, वो क्या बोलते हैं, टाट जो होता है ना, टाट का कपड़ा, उसके बनाया जाता है। जैसे आपने लोगों ने देखा है जब लोग ऊँट पर जाते हैं तो वो छागल टांगे रहते हैं ना ऊँट पर, राजस्थान में रेगिस्तान में, तो वैसी छागल होती है उन लोगों के पास। तो एक छागल दी गई, तो जिससे हम पानी लेकर आए। और उसके बाद मुझे निर्भय, हालांकि मुझे बाल पकड़ के मारे भी थे उस दिन, और मुझे गालियाँ तो हमेशा ही देते थे, ऐसा नहीं है कि गालियाँ मुझे देते नहीं थे, गालियाँ तो मुझे रोज़ ही मिलती थी, क्योंकि मैं कर्म ही ऐसे करती थी, उनके मुताबिक मैं काम नहीं करती थी ना, इसलिए गालियाँ तो मैं रोज़ खाती थी। तो उस दिन तो निर्भय ने हद कर दी। आज ये भी मेरी आँख के नीचे जो निशान पड़ा है वो उन्हीं की चोट का दिया हुआ, क्योंकि ऐसा जब धक्का मारा था तो एक पेड़ जो कटा हुआ था तो वही मेरी आँख के नीचे धंस गया था। तो आज भी मेरी आँख के नीचे ये निशान वहीं का, बीहड़ ही का है। और फिर उसके बाद मेरी जब गर्मी में बैठ के मुझे पैरा देने के लिए, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब अचानक हो गई, मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। उसके बाद मुझे बहुत तेज फीवर आया। तो उसके बाद निर्भय ने मतलब पैरे से उतराने के बाद फिर बंगाली डॉक्टर थे एक गाँव में, उनको बुलाया। बुलाने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट जो भी किए, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब मैं स्वस्थ हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने वही सज़ा अपनी जाहिर कर दी, क्योंकि जो सज़ा मिली है वो सज़ा तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तो मुझे कम से कम उनकी सज़ा 1 महीना तक वो भोगनी पड़ी, और सब लोग मेरे ऊपर नज़र लगा के रखते थे कि कोई ना कोई मैं कांड ना कर दूँ, इसलिए सब लोग नज़र रखते थे कि किसी से ये मिल ना सके, किसी से बात ना कर सके, और कोई इसका फेवर ना करे। ये सब चीज़ें निर्भय ने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मतलब थोप रखे थे। तो उस समय सरला जो थी, तो उस समय सरला के तो आव भाव नहीं मिलते थे, क्योंकि सरला को भी लगता था कि इनको तो दादा ने सज़ा दी है, और सज़ा वाले इंसान को ज़्यादा जब भी नहीं दिया जाता है वहाँ पर, तो जो सज़ा काट रहे थे सज़ा ही काटना पड़ेगा। तो हम भाई अपने खामोशी से सुबह उठते थे, उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद नहाने की तो नौबत नहीं, क्योंकि पहले तो लड़के पानी आनी ला के दे देते थे। उसके बाद तो मुझे स्वयं ही पानी लाना पड़ता था, स्वयं ही मतलब नहाती थी पानी भरकर। मुझे सज़ा जो दी गई थी ना वो ऐसी सज़ा थी। और उसके बाद एक बार तो मुझे सज़ा के तौर पर मुझे पेड़ पे चढ़ाया गया, कहीं कि पेड़ पे बैठ के
2 घंटा पहरा देना है। अब सोच लीजिए पेड़ पे बैठ के 2 घंटा कैसे अकेले बैठे रहेंगे, तो नींद भी आ सकती है, अगर ज़रा सा चूक जाओ तो गिर भी सकते हैं, और जब गिरेंगे ना तो सीधे खाई में गिरेंगे, फिर हड्डी पसली नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गिरने के बाद कौन बचेगा इतनी ऊंचाई से। तो ये सब सज़ाएँ मुझे दी गई थी। और मतलब चोटें तो उस समय बहुत सी मेरे शरीर पे थी, वो हम नहीं बयां कर सकते, लेकिन जो आँख के नीचे चोट वो आज भी हम आपको बता सकते हैं। तो मतलब अब तो मैं हंस के बात कर रही हूँ कि उस समय हंसी नहीं थी, सिर्फ दहशत रहती थी चेहरे पर, और हमेशा मन में कहीं ना कहीं ये विचार रहता था कि ऊपर वाले या तो मृत्यु दे दे, नहीं तो मुझे मेरे परिवार से मिला दे। ये अक्सर कर मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि भगवान अगर तूने जीवन दिया है तो ऐसे जीवन से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। लेकिन होता क्या है ना, जो किस्मत में लिखा होता ना, होता वही है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, यही कहा जाता ना। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने 1 महीना की सज़ा पूरी काट ली। काटने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसके बाद मैंने निर्भय से माफ़ी मांग ली कि मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी और प्लीज़ मुझे सज़ा मत दीजिए। तो निर्भय ने कहा कि ठीक है, एक मौका देते हैं, अगर दोबारा अगर तुम्हारे बारे में ज़रा सी भी मुझे भनक मिली कि तुम कुछ गलत करने की कोशिश कर रही, तो इस बार तो यही सज़ा दी है, अगली बार जो सज़ा देंगे शायद उसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो हम कहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हम कह के चले गए। इतनी बात जब इतनी बात कह के चले गए तो मतलब मेरी और निर्भय के बीच में दूरियाँ तो शुरू से थी, क्योंकि मेरे बीच में कोई जो शादी और विवाह का जो संबंध था, कोई राजी का तो था नहीं, क्योंकि मैं 13 साल की थी और वो 45-46 साल के थे, तो मेरी कोई रजामंदी तो थी नहीं शादी ब्याह की, और ना मैं ऐसी शादी को मानती थी। उसके बाद जब मैं एक दिन बहुत ही मतलब डिप्रेशन में थी, तो एक बार मैंने क्या किया कि राइफ़ल रखी थी, तो कुछ विचार ऐसे मन में आ रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, भगवान क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद मुझे पता चला कि जो कुसुमा नाइन और ये फक्कड़ जी हैं, ये गांव में गए हैं, तो मतलब उनने किसी का मर्डर कत्ल कर दिया है। तो वो सोच रहे थे कि वो अपने मतलब उन्होंने कुसुमा जी ने अपने रिलेटिव जो थे उनको ही मार दिया था, मतलब उनके रिश्तेदारी थे कोई, उनका मर्डर कर दिया था उन्होंने। तो ये बात निर्भय को पता चली। निर्भय वो लोग बात कर रहे थे कि अरे यार, बदमाशी लाइन में कोई रिश्ते नातेदारी नहीं होती है, और जो गद्दारी करता है उसको सज़ा यही मिलती है। तो हमने कि ये लोग सच में लोगों के अंदर मतलब वो नहीं रहा है, मन में हृदय में इन लोगों के लिए स्नेह प्रेम होता है, वो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मुझे चोट करती रही। तो एक दिन हमने सोचा कि इससे बढ़िया तो रोज़ रोज़ की घुटकी ज़िंदगी से अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो एक बार मैं ऐसी राइफ़ल को साफ कर रही थी, तो करते करते विचार आ रहा था कि क्या करूं मैं, अगर मार लेती तो एक ही बार में कंटा ख़त्म हो जाएगा। तो जब मैं बैठी थी तो राइफ़ल को साफ कर रही थी, एक तो मैं राइफ़ल को अपनी इस जगह पे मैं लगा भी ली थी। सच बता रही हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको लग रहा होगा कि नीलम जी फेंक बोल रही है, तो प्लीज़ मैं फेंक नहीं बोल रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ अपने जीवन की, कि मैंने उस समय अपने को मारने की एकदम ठान ली थी कि अब मुझे यहाँ जीना नहीं है, मरना है। घुट-घुट की ज़िंदगी अब मुझसे नहीं जी जाती है, और ना बनावट की ज़िंदगी में जी पाऊँगी, क्योंकि बनावटी जो हँसी होती है, कहाँ तक इंसान अपने आप को हँसेगा, अकेले कब तक रोएगा, वहाँ कोई मेरा दर्द पूछने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बड़ी गिल्टी फील करती थी। तो आगे वीडियो में आप और कुछ जानना चाहते हैं नीलम के बारे में तो और कुछ बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट आप अपने हिसाब से दीजिए, और आपके जो प्रश्न है तो अपना प्रश्न ज़रूर कीजिए, हो सकता है नीलम आपके प्रश्न का उत्तर दे दें। और जब मैं लाइव आऊँगी तो प्लीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी मैं लाइव किस दिन आया करूँगी, और लाइव आप लोगों से बात करूँगी। आप लोग जुड़ना तो लाइव ज़रूर बात करूँगी आपसे, और आपकी जो